Hello aspirants, welcome to Nexus IAS Academy. In this lecture, we will discuss the test 2 of the phase 1 of our Nexus Academy's test series जो है हमारा अभ्यास टेस्ट सीरीज। तो इन डिस्कशंस में हम लोग सब चीजें देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन की ओर अप्रोच करना है हमको, हाउ वी टेंड टू अ रॉन्ग आंसर और कैसे हमको एलिमिनेट करना है आंसर्स को पहुंचने के लिए रॉन्ग आंसर्स को। तो काफी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन ये क्लासेस। इफ यू आर वाचिंग एनीवेयर, आप कहीं भी देख रहे हैं इसको, बहुत अच्छे से आराम से देखिएगा, एक्सप्लेनेशंस को समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को विथ आर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन योर स्क्रीन। जस्ट रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द फेमस ट्रेवलोगस सी यू की was written by which Chinese Buddhist pilgrim who visited India during the post Gupta period। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन था वो चाइनीज आदमी जिसने सीयूकी लिखा और कब आए थे वो पोस्ट गुप्ता पीरियड में। तो यहाँ ऑप्शंस हमारे पास 4 देखने को स्क्रीन में मिलते हैं, फा हेन, आईटी सिंह, युएन सैंग और सॉन्ग यन। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर है द C1 दैट इज युएन सांग। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हाई वी हैव रीच्ड टू द आंसर युएन सांग। आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने इसको सही किया है और किए अभी भी आप लोग जो यूट्यूब में देख रहे होंगे, कहीं भी देख रहे होंगे, ये सही करेंगे ही क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। युएन सांग आपको पता होना चाहिए एक बहुत ही फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, पुजारी थे, एक चाइनीज बुद्धिज्म से रिलेटेड। उन्होंने 7th सेंचुरी सीई में इंडिया के एपिक जर्नी को स्टार्ट किया था। एक्चुअली क्या था, चाइना में बुद्धिज्म आ रहा था बट चाइना में उतना बुद्धिस्ट टेक्स्ट नहीं था। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे उस टाइम, दे ट्रेवल टू इंडिया टू लर्न अबाउट द बुद्धिज्म। और जब वो इंडिया आते हैं तो वो हर्षवर्धन के रेन में आते हैं इंडिया, एंड हर्षवर्धन वाज फ्रॉम पोस्ट गुप्ता एरा। इन्होंने एक डिटेल्ड अकाउंट लिखा और इस डिटेल्ड अकाउंट का नाम उन्होंने, उस बुक का नाम था सी यू की। क्या नाम था उस बुक का? सी यू की उस बुक का नाम था, या फिर और उसको इंग्लिश में बोला जाता है रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न रीजन्स। वेस्ट में भाई चाइना अगर यहाँ है तो इंडिया यहाँ पड़ता है, तो इंडिया वेस्ट में है ना चाइना के, तो इसीलिए उसको उसने, इसका मतलब था रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न रीजन। इसको पूरे बुक को इन्होंने कंपाइल किया और इसी बुक में यहाँ इन्होंने ये अकाउंट जो पोस्ट गुप्ता पीरियड में इंडिया में कैसी पॉलिटिकल सिनेरियो थे, कैसे सोशल सिनेरियो थे, इकोनॉमिक सिनेरियो थे, और तो और रिलीजियस कंडीशंस क्या थी इंडिया में, उसका इनवैल्यूएबल हमको क्या दिया, उसमें इनसाइट्स प्रोवाइड किया उन्होंने। ये हमको पता होना चाहिए। अब फाहेन कौन थे? तो फाहेन जो थे आपके ये गुप्ता पीरियड में, दैट इज 5th सेंचुरी एडी, हर्षवर्धन के पहले गुप्ता का पीरियड था। तो गुप्ता पीरियड में फाहेन आए हुए थे, चंद्रगुप्ता 2 के रेन के टाइम आपको देखने को मिलेंगे फाहेन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे वो देखने को मिलते हैं। आईटी सिंह ये ह्यूएन सांग के बाद आए थे, तो कंफ्यूज मत होना, फाहेन पहले फिर ह्यूएन सांग एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धना। चंद्रगुप्ता 2 में ह्यूएन फाहेन, फिर ह्यूएन सांग एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धना, आईटी सिंह आफ्टर 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 यू कैन से युएन सांग। ठीक है, 7th सेंचुरी एडी के एंड पे आए थे ये। और सॉन्ग युन ये भी एक चाइनीज ट्रेवलर थे बट नॉट फेमस फॉर सीयूकी, आपको नहीं ना जानना है इनके बारे में। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन द 18th सेंचुरी was multifaceted full stop, which of the following was not a primary cause of its decline। जब भी नॉट आता है ना, तो नॉट को ना क्वेश्चन पेपर में आप गोला लगा ले करो। उसका रीजन क्या है गोला लगाने में, इसलिए बोल रहा हूं कि आप कभी भी उल्टा नहीं, क्या होता है कि जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं नॉट को स्किप कर जाते हैं और क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं, पहला ही सही लगेगा और सही टिक कर देंगे। एक्चुअली इन तीनों में, इन 4 में 3 तो सही ही है, एक जो गलत है, रॉन्ग है, उसको हमको खोजना है एक्चुअल में। तो क्या है इसमें आंसर? आपको 4 लाइन देखने को मिले, औरंगजेब्स डेक्कन कैंपेन एंड रिलीजियस पॉलिसीज, ठीक है, सही है। वीक एंड इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, ये भी सही है। rise of powerful regional kingdoms and assertion of independence by governor, ये भी हुआ था। the complete collapse of the mansabdari and jagirdari system due to internal reforms, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये होगा आपका आंसर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्सप्लेनेशन, इसका क्या होगा। तो लेट अस टॉक कि मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम ने सीवियर क्राइसिस फेस तो की थी। जैसे क्या हुआ था, जागीर की शॉर्टेज हो गई थी,
इसके साथ साथ करप्शन। जागीर क्या था, जागीर एक्चुअली में जो किंग हुआ करते थे वो जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे या फिर मिलिट्री आपके कमांडर होते थे उनको जमीन दे देते थे, उसके एवज में उनसे मिलिट्री फोर्सेस हॉर्सेस रखने बोला करते थे। तो इस पर्टिकुलर टाइम में इतनी जागीर बांट दी इन्होंने कि जागीर की शॉर्टेज हो गई, करप्शन बहुत हाई हो गया, और तो और इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी हो रखा था पूरे के पूरे मुगल एम्पायर में। ये सर्टेनली आप बोल सकते हो कि एम्पायर के डिक्लाइन का मेजर रीजन जरूर था, लेकिन स्टेटमेंट में लिखा है कंप्लीट कोलैप्स ड्यू टू इंटरनल रिफॉर्म। क्या लिखा था यहाँ पे, कंप्लीट। तो ये वर्ड्स को भी याद रखना, जब पैटर्न चेंज हो रहा है ना अभी यूपीएससी टाइप, तो ऐसे ही क्वेश्चन में घुमाता है कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द मनसबदारी सिस्टम। तो ये मनसबदारी सिस्टम तो ठीक है, बट कंप्लीट कोलैप्स उसी की वजह से नहीं हुआ था। सिस्टम का जो कंप्लीट कोलैप्स था वो इस पर्टिकुलर चीज की वजह से नहीं, बल्कि वो डिटोरिएट हुआ था, डिटोरिएट कर गया था ड्यू टू इनएफिशिएंट और करप्ट लोगों की वजह से। और ये इंटरनल रिफॉर्म्स की वजह से कोलैप्स नहीं हुआ था, बल्कि इंटरनल वीकनेसेस और एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हुआ था। इसलिए ये फ्रेजिंग इस ऑप्शन को इनकरेक्ट बनाता है। पहला क्यों सही हो गया, औरंगजेब की पॉलिसी वाला, उनका डेक्कन कैंपेन था। औरंगजेब जब राजा हुआ करते थे तो डेक्कन साउथ की और उनका कैंपेन था। उन्होंने ट्रेजरी और मिलिट्री रिसोर्सेज को ड्रेन कर दिया था, पूरा का पूरा जो पैसे थे मुगल एम्पायर के, और मिलिट्री की हालत पस्त कर दी थी ये साउथ को जीतने के चक्कर में। और तो और उनकी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसीज ने राजपूत, जाट्स, सिख्स जैसे जो ग्रुप थे उनको एलियनेट कर दिया था, जिससे वो रिबेलियस हो गए थे। पहले वो साथ हुआ करते थे मुगलों के, मगर इतना इन्होंने परेशान किया था उनको रिलीजियसली, तो ये राजपूत लोग इनको अटैक करने लगे। द नेक्स्ट इज वीक सक्सेसर। तो जी हाँ, औरंगजेब के बाद लेटर मुगल जो थे काफी बहुत ज्यादा वीक हुआ करते थे, जिसकी वजह से कोर्ट में आपको अलग अलग फैक्शन, अलग अलग डिवीजन देखने को मिलते हैं, और ये बहुत खराब स्थिति आ गई थी। लास्ट इज राइज ऑफ रीजनल एम्पायर। तो ये क्या होता है, बंगाल में उस टाइम नवाब हुआ करते थे, हैदराबाद में निजाम हुआ करते थे। ये जो गवर्नर हुआ करते थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर गए। मराठा, सिख, जाट ये सारे नए पावर राइज होने लगे, और रीजनल एंटिटीज ने अपनी टेरिटरीज बना ली थी अपने अपने जगहों पे। तो दिस वर द रीजन, वी कैन से these were the reasons why it tend to the decline of the Mughal empire in the early 18th century. Next question is, the Gupta period is known for its flourishing Sanskrit literature. Which of the following play is not attributed to the celebrated playwright कालिदास? मतलब कालिदास से कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो ये याद करने वाली चीज है। अभिज्ञान शकुंतलम है, मालविका अग्निमित्र है, विक्रमो वैश्यम है, मृच्छकथिका नहीं है। क्यों नहीं है? तो मृच्छकथिका क्या है? तो मृच्छकथिका जो है द लिटिल क्ले कार्ट, इसका अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो मृच्छकथिका को द लिटिल क्ले कार्ट इस बुक का नाम है। ये गुप्ता पीरियड के एक बहुत वेल नोन संस्कृत ड्रामा में से एक है, जिसको शूद्रक ने लिखा था। किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। तो ये आपको याद होना चाहिए। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का सबसे फेमस प्ले है, दुनिया भर में फेमस है ये आज भी। इसके बाद मालविका अग्निमित्र, कालिदास का पहला प्ले था मालविका अग्निमित्र, जो अग्निमित्र और मालविका की लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड था। विक्रमोवैश्यम जो है वो पूर्वाज और उर्वशी की लव स्टोरी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टॉक अबाउट Sant Kabir, a prominent bhakti saint, belonged to which tradition that critiqued both Hindu and Islamic orthodoxies? कौन थे ये कबीर संत जो थे हमारे, वो कौन से भक्ति सेंट थे, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है निर्गुणा भक्ति सेंट थे वो। वाई सो? तो आपको पता होना चाहिए जो संत कबीर दास थे वो एक प्रोमिनेंट भक्ति सेंट थे, और किस ट्रेडिशन के थे? तो निर्गुणा ट्रेडिशन के थे। कबीर निर्गुणा ट्रेडिशन के एक बहुत लीडिंग फिगर थे उस टाइम पे। निर्गुणा का मतलब क्या होता है? निर्गुणा का मतलब होता है विदाउट एट्रीब्यूट्स या फॉर्मलेस, मतलब जो बोलते हैं निरंकार, भगवान का कोई आकार नहीं है, ही इज फॉर्मलेस, ही इज अ पावर, विदाउट एट्रीब्यूट, किसी भी चीज से जुड़े हुए नहीं है। कबीर जैसे निर्गुण सेंट्स गॉड को फॉर्मलेस मानते थे, ट्रांसीडेंट मानते थे, मतलब हर चीज से पार है, दुनिया उनकी है, ठीक है, उनको ट्रांसीडेंट, इस दुनिया के परे हैं, वो सब ट्रांसीडेंट रूप में पूजते थे। इसके साथ साथ उन्होंने
जो कबीर जी थे उन्होंने आइडल वर्शिप कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया और हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों के जो रिचुअल्स थे उनको डॉगमास जो खराब रिचुअल्स थे उनको उन्होंने चैलेंज भी किया था। व्हाई वी हैवंट टेक द डिफरेंट सगुना वैष्णवा एंड शिवाइट। तो ये देखते हैं शगुना भक्ति क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, गॉड को एट्रीब्यूट और फॉर्म के साथ पूजा जाता है, जैसे हम राम भगवान को कृष्ण भगवान को पूजते हैं, एक आइडल रख के एक मूर्ति रख के। इसके साथ वैष्णवा भक्त जो लिख रहा है, भक्ति लिखी हुई है, वो विष्णु की सगुन वर्शिप है, मतलब वो शगुना ही है बट वो विष्णु जी की है। ठीक है, ये शिवा जी की थी, वो विष्णु जी की है, ऐसा है। शैवाइट क्या होते हैं, तो शिवा जी की सगुन भक्ति, जो महादेव हैं उनकी जो भक्ति होती है। तो कबीर की फिलॉसफी सगुन फॉर्म से बहुत अलग थी, आपको ये पता होना चाहिए। कबीर की टीचिंग was promoted through universalism and social equality। कोई कास्ट वास्ट नहीं है उनका मानना था। नेक्स्ट was what was the primary method of warfare employed by Shivaji, the great Shivaji, against his larger adversaries like the Mughal and बीजापुर। मतलब शिवाजी क्या तरीके से लड़ाई करते थे मुगलों और बीजापुर, जो कर्नाटका का बीजापुर है, हमारे छत्तीसगढ़ का बीजापुर नहीं, उसके अगेंस्ट। तो ये था एक बहुत जबरदस्त टेक्निक, इसी के वजह से मराठा सबसे आगे थे, क्योंकि इनको आता था गुरिल्ला वॉरफेयर। अब ये क्या था, आपको समझना है कि शिवाजी ने अपने बहुत बड़े, शिवाजी का एम्पायर छोटा एम्पायर था विद रिस्पेक्ट टू मुगल्स, तो शिवाजी ने अपने इतने बड़े बड़े दुश्मनों जैसे मुगल हो गया, बीजापुर के खिलाफ कैसे वॉरफेयर, कौन से तरीके से लड़ाई की, तो जी हाँ, गुरिल्ला वॉरफेयर से। शिवाजी गुरिल्ला टैक्टिक्स जो थे, गुरिल्ला वॉरफेयर एक्चुअली क्या है, जब आप फॉरेस्ट में रहते हो तो एक पूरा अलग टेक्निक है, छुप के लटक के इस टाइप से लड़ाई करना, उस टाइप का इनको टैक्टिक्स बहुत मास्टरी थी इन सब चीजों में। इसमें बहुत तेजी से स्विफ्ट रेड किया जाता है, एम्बुशेस लगाए जाते हैं, गड्ढा वड्ढा खोद देते हैं, गड्ढा खोद के उसके ऊपर पत्ता वत्ता लगा दिए, लोग गिर गए, एम्बुश। फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट, आपने देखा होगा कि मराठास के टाइम पे फोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो फोर्ट जो किला था उसका फोर्टिफिकेशन वाज अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट गुरिल्ला टेक्निक। और माउंटेनियस टेरेन में बहुत क्विक रिट्रीट कर जाते थे ये, जो मुगल जो प्लेन से आए हुए थे इनको ये चीजें नहीं आती थी। और तो और ये क्या करते थे, अपने एनिमीज की सप्लाईज जो होती थी, सप्लाई लाइंस को डिस्टर्ब कर देते थे, एनिमीज को घेर के फंसा देते थे, और उसके बाद उनके पास खाना पानी नहीं आता था तो कुछ दिन में वो सरेंडर कर देते थे। इससे उन्होंने अपनी छोटी आर्मी के साथ न्यूमेरिकली सुपीरियर फोर्सेस, ज्यादा जो न्यूमेरिकली नंबर में थे बड़े बड़े फोर्सेस, उनके खिलाफ बहुत इफेक्टिवली फाइट किया और उनको इससे जीत भी मिली। वाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, तो सीज वॉरफेयर, इसके लिए लार्ज रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी और वो थी नहीं उनके पास। आर्टिलरी जो घोड़े वोड़े हैं उनसे, बंदूक बंदूक नहीं थी भाई, वो तलवार अलवार से लड़ लेते थे। फुल स्केल फ्रंटल असॉल्ट, ये क्या है, इसमें स्मॉल आर्मी को बहुत नुकसान होता है, इसलिए ये भी नहीं है। नेवल ब्लॉकेड, दो शिवाजी बिल्ट अ नेवी, ही वाज हैविंग अ नेवी, हिज प्राइमरी लैंड वॉरफेयर मेथड वाजंट नेवल ब्लॉकेड, नाव को रोक के नहीं था उनका ब्लॉकेड करने का तरीका। ठीक है, तो आपको समझना है कि शिवाजी का जो टैक्टिकल नॉलेज था अबाउट द गुरिल्ला वॉरफेयर वाज अ ब्रिलियंट थिंग एंड इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज मिलिट्री जीनियसनेस। ठीक है, ये आपको समझना है बहुत अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इट इज लाइक केबीसी वाला फील आ जा रहा है, क्यों, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा म्यूजिक आएगा, ऐसा नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, विच टू प्रोमिनेंट साउथ इंडियन किंगडम्स emerged as a result of decline of Delhi Sultanate in the 14th century। तो यहाँ पे हमको देखना है कि दिल्ली सल्तनत के बाद साउथ के इलाके पे कौन से दो हमको एम्पायर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो चोला चेरा दिख रहा है, ये उस टाइम पे नहीं है, पांड्या होलसिया नहीं है, विजयनगरा बहामनी, जी हाँ यही है, काकतिया और यादवा वो भी नहीं है, समझते हैं क्यों हम लोग। ठीक है, तो विजयनगरा एम्पायर जो है, विजयनगरा एम्पायर इट वाज फाउंडेड इन 1336 और बहामनी सल्तनत वाज फाउंडेड इन 1347 सीई। डेक्कन और साउथ इंडिया में दिल्ली सल्तनत की वीकनिंग, जो दिल्ली सल्तनत था उसका जो कंट्रोल था काफी वीक होने लगा, उस दौरान स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर इनका एराइज हुआ, जो आपके विजयनगरा एम्पायर हैं इन लोग। चोरा चेरा पांड्या हौसला काकत्या यादव, ये सब बहुत अर्लियर पावरफुल साउथ इंडियन डायनेस्टीज थी, जो दिल्ली सल्तनत के मेजर इंपैक्ट से पहले उनका डिक्लाइन हो चुका था, ये होने वाला था, इसलिए इसको हम लोग नहीं मानते कि इन लोगों का था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए
ये उनके डिक्लाइन का रिजल्ट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर introduced in India was known for its orthodox approach and strong emphasis on adherence to Sharia। शरिया क्या होता है? तो शरिया मैंने अलग से क्वेश्चन में हमने दिया इस्लामिक लॉ, कि आपको अभी पता हो, एक्चुअल क्वेश्चन में इस्लामिक लॉ लिख के नहीं दे देगा, ठीक है। तो शरिया के हिसाब से आपको बताना है कि विच ऑफ द सूफी ऑर्डर इंट्रोड्यूस इन और इस ऑर्थोडॉक्स अप्रोच, कौन सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स था। ऑर्थोडॉक्सी मतलब हम ही हम रहेंगे और किसी को नहीं रहने देंगे, हम ही सही है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये होता है ऑर्थोडॉक्स। तो इसमें आपको चिश्ती, शूरावादी, कादरी और नशबंदी दिया हुआ है। तो नशबंदी जो है ये आपका था बहुत ही ऑर्थोडॉक्स। समझते हैं नशबंदी ऑर्डर के बारे में। तो नशबंदी ऑर्डर आपको समझना है जिसे इंडिया में ख्वाजा बड़ी बिल्हा, ख्वाजा बाकी बिल्हा, ख्वाजा बाकी बिल्हा, ये है ख्वाजा बाकी बिल्हा, ये जो थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। जनरली इट वाज मोर कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स। कंजर्वेटिव मतलब अपने में रहते थे और काफी कड़क थे अपने धर्म के ऊपर, मतलब एकदम मानते थे इन लोग, ठीक है। तो इन्होंने ही सीरिया को स्ट्रिक्ट एडरेंस, मतलब जो शरिया जो था वो लॉ का बहुत स्ट्रिक्ट एडरेंस करने के लिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर बहुत जोर दिया था। म्यूजिक जैसे पॉपुलर सूफी प्रैक्टिसेस को डिसअप्रूव किया था। जो हम देखते हैं ना सूफी सेंट्स होते हैं, व्हाइट कपड़ा पहन के गोल गोल घूमते रहते हैं, वैसे हमको चिश्ती और सूरावादी में देखने को मिलते हैं। उनको इन्होंने क्या किया था? डिसऑनर किया था। उन्होंने बोला था ये ठीक टाइप की चीजें नहीं है, और अक्सर रूलिंग इलाइट के साथ क्लोजली इंटरेक्ट करते थे ये नशबंदी के लोग। इस्लाम के प्यूरिफाइड फॉर्म को इन्होंने एडवोकेट किया था। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम है दैट इज ऑर्थोडॉक्सी एंड शरिया लॉ, ये आपको पता होना चाहिए। वी विल टॉक अबाउट अदर आल्सो। तो चिश्ती ऑर्डर क्या है? तो ये अपने मोर टॉलरेंट और म्यूजिकल अप्रोच, कवाली अवाली हम सुनते हैं, चिश्ती सेंट्स होते हैं। जो आपने देखा है ना कुम फाया कुम, जो आपका रॉकस्टार में गाना है, वो सब चिश्ती सेंट है। वो आपका कहाँ है? निजामुद्दीन की औली है दिल्ली में। आई हैव विजिटेड वेरी पीसफुल प्लेस। तो वहां आप कभी जा सकते हो। वहां रात फ्राइडे वाइडे को आपको कवाली करते दिख जाएंगे, आपको रमडान के टाइम भी लोग दिखेंगे। तो वो चिश्ती सेंट्स होते हैं और वो इसके लिए फेमस हैं काफी। शूरावादी एंड कादरी क्या है? ये दोनों भी सिग्निफिकेंट थे। नसबंदी जितना स्ट्रिक्टली ऑर्थोडॉक्स एंड रिफॉर्मिस्ट जील के लिए नहीं जाना जाते थे, बट इन दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द मनसबदारी। द मनसबदारी सिस्टम। व्हाट इज द मनसबदारी सिस्टम? इट हाँ, मनसबदारी सिस्टम, अ यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सिस्टम ऑफ मुगल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका आंसर है पहले तो अकबर। अब इसने सीधा क्वेश्चन पूछा है किसने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। बहुत बेसिक क्वेश्चन, काफी बार पूछा हुआ है। तो एम्परर अकबर, जो सबसे भयानक एम्परर थे, सबसे खतरनाक, सबसे मतलब बड़े एम्परर माने जाते हैं मुगल एम्परर में, उन्होंने ही मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और थ्रूली रीऑर्गेनाइज किया था इन्होंने पूरे इंडिया में। ये आप बोल सकते हैं बहुत रिवॉल्यूशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम था उस टाइम पे, मुगल के टाइम पे। एक मनसबदार, एक ये मनसबदार कौन थे? तो ये मनसबदार एक ऑफिशियल्स होते थे जिनको एक मनसब, एक रैंक दिया जाता था। मनसब का मतलब होता है रैंक। इनको एक रैंक दिया जाता था, ये रैंक होल्ड किया करते थे। ये उसका स्टेटस होता था, उस पर्टिकुलर आदमी का वो स्टेटस हुआ करता था। उनको उस हिसाब से सैलरीज मिलती थी। और इंपीरियल आर्मी के लिए मेंटेन करने वाले जो आपको बोल सकते हो कैवलरी मैन होते थे, जिनको जात बोला जाता था, और घोड़े सवार होते थे। सवार की संख्या को डिटरमाइन करते थे। मतलब जैसे अकबर राजा है, तो उन्होंने किसी को, किसी एक, आप बोल सकते हो एक मनसबदार को, मनसबदार कैन बी एनी पर्सन, ठीक है। इनको एक मनसब दे दिया। जनरली मिलिट्री से होते थे। ये मनसब के एवज में इनको दो चीजें करनी होती थी, एक जात और एक सवार रखना होता था। जवात जात क्या था? तो ये सोल्जर्स हुआ करते थे मिलिट्री के, और सवार मतलब हॉर्सेज हुआ करते थे। तो उसके एवज में इनको मनसब देते थे, और मनसब इज द लैंड, ठीक है। जितना ज्यादा आप जात और सवार रखोगे उतना बड़ा मनसब मिलेगा आप लोगों को। तो इस सिस्टम ने आपने समझना है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी और नोबिलिटी को काफी सिंपैथाइज किया और एफिशिएंसी और लॉयल्टी को एंश्योर किया था उस पर्टिकुलर टाइम पे। बाबर तो बहुत ही गलत हो जाएगा, ये मनसबदारी सिस्टम से बहुत पहले के रूलर, स्टार्टर है, आप मुगल डायनेस्टी के बोल सकते हो। शाहजहां, उन्होंने इस सिस्टम को और रिफाइन किया था बट इंट्रोड्यूस नहीं किया था, आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भक्ति मूवमेंट इन मेडाइवल इंडिया प्राइमरली एम्फेसाइज्ड। चार ऑप्शन है, चारों को पढ़िए। आंसर यहां से आपको देखने को मिलेगा बी। क्यों देखने को मिलेगा ये डिस्कस करते हैं हम लोग। तो भक्ति मूवमेंट का कोर टेनेट जो बोल सकते हो आप लोग, मूल सिद्धांत,
पर्सनल डेटी के प्रति इंटेंस डिवोशन और लव था। भक्ति सेंट्स क्या थे, उनका कहना था जो उनके भगवान हैं वो जो होते हैं वो उनके पर्सनल डेटी हैं और उनके प्रति वो बहुत इंटेंस डिवोशन, बहुत जबरदस्त भक्ति और लव प्रकट करते थे। अब इसको बोल सकते हो जिससे स्पिरिचुअल लिबरेशन हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ये सबसे इफेक्टिव तरीका माना गया था भक्ति सेंट्स के द्वारा कि आप नाम जपते रहिए, आप भगवान के ध्यान में पूरे टाइम रहिए, आपको निर्वाण प्राप्त होगा, आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब जो दूसरे आपके ऑप्शंस गलत हैं वो क्यों हैं, तो एक ऑप्शन आपका ए बोलता है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू वैदिक रिचुअल्स। तो भक्ति जो मूवमेंट थी ना, भक्ति मूवमेंट ने अक्सर एलोबरेट वैदिक रिचुअल्स को बाईपास किया या उनकी इंपॉर्टेंस कम की थी। तो इनको हम बोल सकते हैं इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा एडहेरेंस नहीं दिया था, रिचुअल्स को एकदम नहीं मानते थे। भक्ति मतलब भगवान में विलीन रहो, ये इनका कहना था। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है सुपरमेसी ऑफ प्रीस्टली क्लासेस। व्हाट इज सुपरमेसी ऑफ प्रीस्टली क्लासेस, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज भक्ति सेंट्स ने अक्सर प्रीस्टली क्लासेस की सुपरमेसी को चैलेंज किया था और डायरेक्ट गॉड के कनेक्शन पर जोर दिया था कि आप भक्ति करो, भगवान से आपको कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, कोई प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, भगवान, आप कहीं दिल से नाम जप रहे हो, आपको भगवान सुनेंगे और आपको मोक्ष मिलेगा। तो ये भी गलत हो जाता है। एंड द लास्ट वाज एसेटिसिज्म एंड रिनंसिएशन ऑफ वर्ड एज द ओनली स्पिरिचुअल पाथ। जबकि कुछ भक्ति सेंट्स ने एसेटिसिज्म प्रैक्टिस की थी उस टाइम पे। भक्ति मूवमेंट ने ऑफन हाउस होल्डर लाइफ जो जीते हुए लोग थे उन्हें भी स्पिरिचुअल परस्यूट को अलाउ किया था। स्ट्रिक्ट रिनंसिएशन एकमात्र पाथ नहीं था, मतलब आपको एकदम ब्रह्मचारी होने की जरूरत नहीं है, आप गृहस्थी में रहते भी भक्ति सेंट बन सकते हैं, आप भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं, आपको निर्वाण प्राप्त होगा, बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन इज the Sufi order that gained significant popularity in India, particularly known for its emphasis on spiritual music, Qawwali was, अभी मैंने बताया था चिश्ती वर द पीपल, कुम फाया कुम वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था। तो आपको समझना है, लास्ट क्वेश्चन टुडे वी हैव सीन, कौन से सूफी ऑर्डर इंडिया में बहुत पॉपुलर थे स्पेशली अपने म्यूजिक के लिए, तो ये है चिश्ती सेंट। चिश्ती सूफी ऑर्डर जो हुआ करते थे, इन्होंने इंडिया में, ये जो चिश्ती थे ये इंडिया में कैसे आए, तो इनको लाया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और इनका जो आप बोल सकते हो मॉस्क है या जगह जहां ये आराम फरमा रहे हैं वो अजमेर है। अजमेर आपने सुना है, वहीं ये चिश्ती सेंट जो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने ही फाउंड किया था ये चिश्ती सिलसिला को। एंड इट इज इमेंसनली पॉपुलर इन इंडिया एंड ऑल्सो इन द नियर बाय रीजन ऑफ इंडिया। इसके सेंट्स जो होते हैं वो स्पिरिचुअल म्यूजिक, जैसे कि आप बोल सकते हो समा या कवाली कहते हैं, इनके प्रति ये अपने इन कवालियों के प्रति अल्लाह को अपना प्यार, अपना ईमान दिखाते हैं। स्टेट पेट्रोनेज को इन लोग रिजेक्ट करते थे, मतलब इन लोग स्टेट से पेट्रोनाइज नहीं लेते थे उन लोग उस टाइम पे, और ह्यूमन लव और सर्विसेज को काफी एम्फेसाइज किया जाता था। दिस वाज द रीजन ये बहुत मास अपील के साथ एक बहुत तेजी से बढ़ने वाला सिलसिला बन जाता है। नशबंदी जो है ये जनरली बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग थे और म्यूजिक को ये बहुत म्यूजिक के प्रति इंक्लाइन नहीं थे, तो बोल देते थे नहीं नहीं करना वरना नहीं है। शूरावादी और कादरी, जबकि ये दोनों भी सिग्निफिकेंट थे, कवाली पर एम्फेसाइज भी करते थे, बट मास अपील के लिए चिश्ती यूनिवर्सली हमको पता है जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। ये तो हर आदमी सही किया है हमारे टेस्ट में, बाबर। तो यह यू गेट इट राइट, मुगल डायनेस्टी को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने स्टैब्लिश किया था। उन्होंने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, किसमें, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, याद रखिएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी डायनेस्टी थी इनके पहले, तो इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर होते हैं। बाबर जो मंगोलिया के रहते हैं, ये आते हैं, ये वो तिमुरिद और मंगोल के बेटे थे। वो तिमुरिद से उनके फादर आते थे, मंगोल से उनकी माता आती थी, तो ही वॉज तिमुरिड एंड मंगोल के मिक्सचर थे। और वो आते हैं और हमारे लोधी जी से, मतलब उस टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत लोधी डायनेस्टी थी, इब्राहिम लोधी से लड़ते हैं, और वो लड़ाई होती है आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, और ये हार कर मुगल रूल की शुरुआत हो जाती है इब्राहिम लोधी के हारने से। अब जो और दिए हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, अकबर, तो ये क्यों गलत हो जा रहे हैं,
हुमायूं, अकबर और जहांगीर जो है बाबर के सक्सेसर थे, फाउंडर नहीं थे। तो आपको पता होना चाहिए, द बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लोधी सल्तनत which Lodhi Sultan founded the city of Agra and made it his capital। तो वो थे आपके सिकंदर लोधी। कौन थे? सिकंदर लोधी। लेट अस डिस्कस व्हाई ही वाज। तो लोधी डायनेस्टी के सेकंड रूलर हुआ करते थे सिकंदर लोधी। इन्होंने 1504 में 1504 एडी या सीई बोलिए, उसमें इन्होंने आगरा सिटी की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछता है किसने आगरा की स्थापना की थी, तो सिकंदर लोधी ने की थी। उन्होंने बाद में 1506 एडी में अपनी कैपिटल दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी थी। इसके पहले दिल्ली था, ये भी दिल्ली में ही रूल करना चालू किए थे, बट इन्होंने आगरा सिटी बनाने के बाद 2 साल ही बाद 1506 एडी में इन्होंने आगरा शिफ्ट कर दिया अपना कैपिटल। क्यों किया? तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक, मतलब ऐसे ही नहीं था कि मन कर रहा था सो के उठे लग रहा है यार दिल्ली से आगरा चला जाए, ऐसा नहीं। इट वाज अ स्ट्रेटेजिक मूव। मेनली क्या था, राजपूताना रीजन को बेटर कंट्रोल करने के लिए और इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर नजर रखने के लिए। आगरा वाज एट द इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट और ऊपर से भी प्रेशर आ रहा था, दिल्ली बफर बनता राजपूत से, इसलिए उन्होंने आगरा में शिफ्टिंग की। इसके बाद एक ऑप्शन बहलूल लोधी दिख रहा है, तो ये आगरा के नहीं, लोधी डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे। लोधी की स्थापना बहलूल लोधी ने की थी। इब्राहिम लोधी, तो डायनेस्टी के आप बोल सकते हो लास्ट रूलर थे आपके इब्राहिम लोधी, जिन्हें बाबर ने पानीपत में हराया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दौलत खां लोधी कौन है? पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे, जिन्होंने बाबर को इनवाइट किया था। अगर ये आदमी इनवाइट नहीं करता तो ये मुगल आते ही नहीं हमारे देश में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्टोरी है हमारे हिस्ट्री के कोर्स में, आप देख सकते हो। बहुत लंबी स्टोरी मैंने बताई है, आप लोगों को पता ही होगा। जो लोग तो टेस्ट लगा रहे हैं, आप लोग जो कोर्स करके, उनको तो पता है हमने कितना डीप में पढ़ा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दिन ए इलाही अ सिंसरेटिक रिलीजन वाज प्रोमलगेटेड बाय विच मुगल रूलर। तो दिन ए इलाही एक बहुत बड़ी सोच थी अकबर जी की। क्या थी वो समझते हैं हम लोग। दिन ए इलाही एक, आप बोल सकते हो, स्पिरिचुअल पाथ था, जिसको मुगल रूलर अकबर ने 1582 एडी में स्टार्ट किया था। ये एक धर्म था, मान के चलो सब धर्मों का एक धर्म टाइप। तो ये आप बोल सकते हो एक ऐसा डॉक्ट्राइन था जिसमें इस्लामिक, हिंदुइज्म, जैनिस्ट, जोरोएस्ट्रियन, सब रिलीजन, जैसे सारे रिलीजन हुआ करते थे, वेरियस रिलीजन के अच्छे अच्छे एलिमेंट्स को निकाला गया और शामिल किया गया। इस दिन ए इलाही का बेसिक एम था उनके डाइवर्स सब्जेक्ट के बीच में एक रिलीजियस हार्मनी और यूनिटी को बढ़ावा देना। तो ये आपको समझना है। अब हुमायूं क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि अकबर आंसर है और हुमायूं उनके पिता थे। शाहजहां अकबर के ग्रैंडसन थे, उनके पोते थे। औरंगजेब अपनी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसीज के लिए जाने जाते थे। दीन ए इलाही जैसा फेथ तो उनके दिमाग में नहीं था, वो सिर्फ इस्लाम टाइप थे। ठीक है, तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट इज द अश्वमेधा सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड बाय सम गुप्ता एम्परर सिग्निफाइज देयर। तो इसका पॉज करके चारों को पढ़ो, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, क्यों होगा बी ये समझते हैं हम लोग। तो आपको समझना है अश्वमेधा यज्ञ होता क्या है। तो पहले के टाइम पे राजा एक यज्ञ किया करते थे, वहां पे एक घोड़ा लेते थे, घोड़ा को छोड़ देते थे। घोड़ा जहां तक जा रहा है वो उनकी जमीन है। घोड़ा जहां पे कोई रोक दिया तो लड़ाई हो जाती थी राजा और उसके बीच में, क्योंकि उन्होंने चैलेंज कर दिया किंग को। यही हुआ था लव कुश वर्सेस रामा भगवान की लड़ाई जो हुई थी, अश्वमेधा यज्ञ ही थी। तो अश्वमेधा यज्ञ एक्चुअल में हॉर्स सेक्रीफाइस है, एक एंशिएंट और बहुत हाईली सिग्निफिकेंट वैदिक रिचुअल्स था जो पावरफुल किंग परफॉर्म किया करते थे अपने आप को टेस्ट करने के लिए, अपनी प्रजा में अपना एक वो बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका प्राइमरी पर्पस था कि उनकी अनडिस्प्यूटेड इंपीरियल सोवरेनिटी और सुपरमेसी को प्रोक्लेम करा जाए। कैसे प्रोक्लेम करेंगे? तो अक्सर इसमें क्या करते थे, एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बाद समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त जैसे एम्परर ने ये सेक्रीफाइस अपने टाइम पे परफॉर्म किया था, जो उनके वास्ट टेरिटोरियल कंट्रोल, माइटी मिलिट्री पावर और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के प्रति हमको क्या दिखाता है, इंडिकेशन देता है। वाई अदर आंसर्स वर रॉन्ग? तो कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, अश्वमेधा यज्ञ रिचुअल जो है बुद्धिज्म से बहुत ही अपोजिट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट पैट्रोनेज टू ऑफ जैनिज्म, तो ये भी बड़ा अलग हो गया। जैनिज्म नॉन वायलेंस पर जोर देता था, अश्वमेधा जैसे रिचुअल क्यों करेगा हॉर्स सेक्रीफाइस? तो ये लॉजिकली आप आंसर तक पहुंच सकते थे इसमें।
ना नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव फोकस ऑन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो अश्वमेध यज्ञ जो है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और एक्सटर्नल पावर प्रोजेक्शन से रिलेटेड था, इंटरनल से एक्सक्लूसिवली कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द प्राइमरी टाइटल अडॉप्टेड बाय शिवाजी आफ्टर हिज कोरोनेशन इन 1674। तो ये छत्रपति था टाइटल जो इन्होंने लिया था, जो शिवाजी थे उन्होंने 1674 में रायगढ़ में अपने कोरोनेशन, जब उनका राज अभिषेक होता है तब उस दौरान उन्होंने छत्रपति जी का टाइटल लिया था। इस टाइटल का मतलब था लॉर्ड ऑफ अम्ब्रेला, लॉर्ड ऑफ द अम्ब्रेला या पैरामाउंट सोवरेनिटी आपको समझना है। और ये उनकी इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी और एक लेजिटिमेट हिंदू किंगडम की स्थापना का एक सिग्निफिकेंस हमको शो करता था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सुल्तान ए हिंद और बादशाह जो थे, ये टाइटल्स जो हुआ करते थे मुस्लिम्स लिया करते थे। महाराजा जो था, महाराजा ये ग्रेट किंग थे, बट छत्रपति ये भी हिंदू लोग लेते थे, बट छत्रपति शिवाजी ने स्पेशली चूज किया था अपने लिए टाइटल छत्रपति का। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इट्स रिलेटेड टू विजयनगरा एम्पायर एंड इट सेज द विजयनगरा एम्पायर administration incorporated element from earlier South Indian kingdom but also developed unique features which of the following best describe the nature of its state revenue system। तो इसको आप पढ़िए, इसका आंसर आपको निकल के पॉज करने के बाद मिलेगा। आंसर सी, जो टेस्ट सीरीज भी दिए होंगे वो आंसर सी नहीं दिए होंगे, तो क्यों नहीं दिए हैं ये समझते हैं हम लोग। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट में कहीं जाएं तो इसका आंसर क्या बोल रहे हैं हम, सी। सी क्या है लिखा है, आपने देखा स्क्रीन पे, अ सिस्टम वेयर लैंड रेवेन्यू वाज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड नायक्स, मिलिट्री, नायक जो है मिलिट्री चीफ हुआ करते थे, बेस्ड ऑन लैंड असाइनमेंट। तो आप समझते हैं क्या है। विजयनगरा स्टेट के रेवेन्यूज जो थे, वो जो रेवेन्यू सिस्टम था वो प्राइमरीली क्या थे, वहां एग्रेरियन थे, एग्रीकल्चरर थे सबके सब। और नायक जो हुआ करते थे, नायक सिस्टम, ये हेविली इंटीग्रेटेड था इनके विजयनगरा एम्पायर में। नायक कौन थे, नायक जो थे, नायक को राजा जो होते थे, राजा द्वारा अमरम क्या होता है, रेवेन्यू यील्डिंग टेरिटरी, ये अमरम दिया जाता था राजा के द्वारा इन नायक्स को। क्यों दिया जाता था, वो इन लैंड से टैक्स कलेक्ट किया करते थे, कौन, नायक्स। ठीक है, अपने मेंटेनेंस के लिए, अपनी मिलिट्री के लिए एक पोर्शन रखा करते थे इस पर्टिकुलर जमीन से, जिसको हमने क्या अमरम बोला, जिसको राजा ने नायक को दिया था। और फिक्स्ड शेयर रहता था एक, उस फिक्स्ड शेयर को सेंट्रल ट्रेजरी में क्या करते थे, ये ट्रिब्यूट के रूप में भेज दिया करते थे। तो ये रेवेन्यू कलेक्शन का एक डिवीजन था, हमको ये शो होता है। जबकि जो आपको दूसरा दिख रहा है, जबकि ट्रिब्यूट्स और ट्रेड टैक्सेस जो थे उनका कंट्रीब्यूशन था, वो रेवेन्यू के सोल या एंटायर बेसिस नहीं हुआ करते थे। तो आपको समझना है कि द नायक सिस्टम वाज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ विजयनगरा एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत इन 1206 सीई। तो ये आपको पता होना चाहिए, ममलुक थे। ममलुक के बाद सेजलुक आते हैं। ममलुक क्यों मैंने लिखा है कि स्लेव डायनेस्टी तो पता है आपको, ममलुक उन्हीं को बोला जाता था। तो आपको समझना है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है, जो स्टार्ट है, वो 1206 एडी में कुतुब-उद-दीन ऐबक ने की थी। कुतुब-उद-दीन ऐबक ने की थी, जो कि मोहम्मद ऑफ घोर के फॉर्मर स्लेव हुआ करते थे, मोहम्मद घोर के फॉर्मर स्लेव हुआ करते थे और बहुत ही एक ट्रस्टेड जनरल थे। क्योंकि वो एक स्लेव थे जो पावर में आए थे, इसलिए उनके द्वारा फाउंडेड डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी, ममलुक का मतलब अरेबिक में ओन्ड होता है, मतलब किसी के द्वारा ओन्ड होता है, स्लेव सोल्जर्स को रेफर किया जाता था ममलुक, इसीलिए हम उसको ममलुक भी या स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। जो बाकी दिख रहा है, खिलजी, तुगलक और लोधी, ये तीनों के तीनों सल्तनत पीरियड के बाद में पावर में आए थे, ममलुक्स के बाद में। ठीक है, तो आप बोल सकते हो द ममलुक डायनेस्टी लेड द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल इन, ये टर्की से थे, टर्किश रूल का स्टार्ट इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट इज दीवान ए आम एंड दीवान ए खास वर सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मुगल पैलेस, दे वर रेफर्ड टू। आप कभी लाल किला के अंदर जाओगे तो जब एंटर करोगे, आप आखिर में पहुंचते हो तो वहां आजू बाजू में दो बड़े सुंदर सुंदर जगह दिखते हैं। याद करिए, जोधा अकबर मूवी देखा होगा आपने, जब अजीम ओ शान शहंशाह अकबर आते हैं, दैट इज ऋतिक रोशन, और वो अपनी हरे कलर के गाउन में एक ऊंचाई पे बैठते हैं और पूरा पब्लिक नीचे बैठा होता है, वो एक बहुत अच्छा सीन है, आप देखिएगा जोधा अकबर में। तो वो सीन ही है दीवान ए आम का। तो ये दीवान ए आम और दीवान ए खास दो ऐसे जगह थे लाल किला के अंदर, जहां राजा अपने
प्रजा के साथ एक जगह दीवाने आम में बैठ के बात करते थे और दीवाने खास में अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ। तो दीवाने खाम का इंग्लिश में क्या, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस बोला गया। दीवाने खास का मतलब हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मुगल एम्परर के पैलेसेस में हुआ करता था। तो ये कोर्ट फॉर पब्लिक ऑडियंस एंड प्राइवेट ऑडियंस रेस्पेक्टिवली आंसर है इसका। नेक्स्ट इज Which of the following was a key feature of Shivaji's land revenue administration? तो ये क्वेश्चन को आप जब देखते हो तो इसमें आप देखिए चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आंसर आपको समझ आएगा सी है। अब आंसर क्यों सी है मैं वो आपको समझाता हूँ। शिवाजी का लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत की फीचर था उनके एडमिनिस्ट्रेशन का। शिवाजी के शिवाजी का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था बहुत प्रोग्रेसिव था, अपने टाइम से बहुत आगे का था। कैसे? उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिसरप्टिव उस टाइम पे तो जागीरदारी सिस्टम था उसको बहुत ताबड़तोड़ टाइप से कर्ब किया और बंद कर दिया। ही एबॉलिश दैट जागीरदारी सिस्टम। जागीर की बहुत शॉर्टेज हो रही थी, बहुत करप्शन बढ़ चुका था। उन्होंने एक बहुत नया सिस्टम लाया जिसको बोलते हैं रायतवारी सिस्टम। ये दिखा है रायतवारी सिस्टम, रायतवारी सिस्टम। व्हाट इज रायतवारी सिस्टम? इन्होंने इस पर्टिकुलर रायतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इस पे इन्होंने फोकस किया जहां रेवेन्यू कलेक्टर, रायत का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्टर्स, ठीक है, रायत का मतलब होता है पीजेंट्स, डायरेक्ट एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं फार्मर्स, उनसे डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था क्या, टैक्सेस। यहाँ पे कोई मीडियोकर नहीं था। लैंड को काफी स्टैंडर्डाइजली मेजर किया गया था, जिसको कट्ठी बोला जाता था। कट्ठी के यूज करके सर्वे किया जाता था और रेवेन्यू असेसमेंट एक्चुअल एक प्रोसेस बनाया गया था कि कितना जमीन किसके पास होगा तो कितना उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट इज कंटिन्यूड जागीरदारी सिस्टम, ए में लिखा है तो ये इनकरेक्ट है। उन्होंने तो इसको एबॉलिश कर दिया था। एबॉलिश्ड रायतवारी सिस्टम, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया था। नेक्स्ट इज रिलायड हेविली ऑन देशमुख एंड देशपांडे, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल देशमुख और देशपांडे की पावर को सिग्निफिकेंटली कर्टेल किया था। रायत से डायरेक्टली क्या लेने लगे थे, ये टैक्सेस। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर शिवाजीज डेथ हु सक्सीडेड हिम एज द नेक्स्ट छत्रपति ऑफ द मराठा एम्पायर? तो वो आंसर आपका सांबाजी होगा। सांबाजी होगा वो आंसर। शिवाजी के डेथ के बाद 1680 सीई में 1680 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे जो है सांबाजी, ही इवेंचुअली बिकेम एंड ही क्लेम्ड द थ्रोन, और वो सेकंड छत्रपति बनते हैं उस पूरे साम्राज्य में। राजा राम जो है शिवाजी के एक छोटे बेटे थे जिन्होंने सांबाजी के बाद सक्सीड किया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। शाहू कौन है? सांबाजी के बेटे थे जो बाद में छत्रपति बनते हैं। तो ये साहू जो है वो सांबाजी के बेटे थे। ठीक है, राजा राम शिवाजी के छोटे बेटे थे, साहू जो है सांबाजी के बेटे। ताराबाई कौन थी? राजा राम की पत्नी हुआ करती थी ताराबाई, जिन्होंने अपने बेटे के लिए रेजेंट के रूप में, क्वीन रेजेंट मदर के रूप में रूल किया था। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट इज द टंका एंड जित्तल वर द स्टैंडर्ड करेंसी इंट्रोड्यूस्ड बाय विच सल्तनत? तो टंका जो था सिल्वर कॉइन को बोलते थे, जित्तल जो है कॉपर कॉइन को। ये दोनों के दोनों इल्तुतमिश के टाइम पे इंट्रोड्यूस किए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। इल्तुतमिश कौन थे? तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत के मॉनेटरी सिस्टम में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। उन्होंने सिल्वर टांका, ये भी याद रखना, टांका सिल्वर को बोलते थे, सिल्वर कॉइन, और जित्तल जो है वो क्या किसको बोलते थे? कॉपर कॉइन को। इन्होंने इंट्रोड्यूस करके कॉइनेज सिस्टम को काफी स्टैंडर्डाइज किया था। सिल्वर 10 रुपया है, जित्तल 5 रुपया है, तो ये ऐसा डिवीजन था, मान के चलो। ये दोनों जो कॉइन थे वो बेसिकली बेसिक करेंसी के सिस्टम बन गए थे पूरे के पूरे मुगल के पीरियड में, इनके दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, जिनसे ये ट्रेड किया करते थे, ट्रांजेक्शन किया करते थे और एक स्टेबिलिटी मेंटेन करते थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक लिखा है, तो ऐबक जो थे उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड कॉइनेज इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो बलबन थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कॉन्सोलिडेशन पर फोकस किया था। ठीक है, कॉन्सोलिडेट किया था उन्होंने मिलिट्री को। तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उन्होंने टोकन करेंसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। ही वाज द एक्सपेरिमेंटर, लेकिन बहुत बाद में किया था। इनके बारे में जब आएगा तो बताऊंगा, बहुत कॉमेडी है इनके साथ कुछ कुछ तो। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इनके साथ ये वही हैं जो तुगलकाबाद ट्रांसफर कर रहे थे, और क्या बताएं, पानी वानी नहीं मिला तो वापस आ गए कैपिटल शिफ्ट करके। तो बहुत खतरनाक आदमी है। नेक्स्ट इज विच भक्ति सेंट इज फेमसली एसोसिएटेड विद द रिफॉर्म ऑफ वैष्णविज्म इन कर्नाटका एंड द कंसेप्ट ऑफ डुअलिज्म, दैट इज द्वैत? तो वो थे माधवाचार्य। अब क्यों थे ये थोड़ा समझते हैं हम लोग।
माधवाचार्य जो थे वो एक कर्नाटका रीजन के एक बहुत प्रोमिनेंट फिलोसोफर और सेंट हुआ करते थे एट द 13th सेंचुरी सीई। उन्होंने वेदांता की जो फिलॉसफी है, वेदांता की फिलॉसफी डुअलिज्म के बात करती है, द्वैत फिलॉसफी है, उसको प्रोपाउंड किया, उसको काफी पढ़ा लिखा और समझा, जिसमें उन्होंने गॉड और इंडिविजुअल सोल को एक डिस्टिंक्ट और सेपरेट नेचर पर जोर दिया था कि गॉड एक अलग चीज है, इंडिविजुअल सोल एक अलग चीज है, दोनों एक द्वैत है। अद्वैत का मतलब एक है, ब्रह्म और हम एक हैं, द्वैत में हम बोलते हैं भगवान अलग है हम अलग हैं। तो माधवाचार्य द्वैत फिलॉसफी को फॉलो करा करते थे। इसके बाद रामानुजाचार्य जो लिखा है ना, आपका रामानुजा लिखा है जो, वो तो जो थे विशिष्ट अद्वैत को फॉलो किया करते थे, उसको एडवोकेट करते थे, क्वालिफाइड मोनोइज्म को। वल्लभाचार्य जी जो थे वो शुद्ध अद्वैत को फॉलो करा करते थे। चैतन्य महाप्रभु जो थे बंगाल के एक वैष्णवाइट थे, ये उससे एसोसिएटेड थे, डेवाइट नहीं थे ये भी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये। जस्ट अ सेकंड, वेयर इट इज, नेक्स्ट इज 23rd ना, 23rd, हाँ। What was the primary language used by most bhakti saint in North India for composing their devotional hymns? hymns मतलब जो मंत्र होते हैं, एंड स्प्रेडिंग देयर मैसेज टू द मासेस। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप सबको पता होगा कि संस्कृत लिखोगे बट वो गलत हो जाएगा, आंसर होगा सी, रीजनल वर्नाकुलर लैंग्वेज, एग्जांपल हिंदी, पंजाबी, बंगाली। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, सबको लगता था संस्कृति बस बोली जाती थी उस जमाने में। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट का एक की कैरेक्टरिस्टिक था उस टाइम पे, जो रीजनल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का वाइड स्प्रेड यूज था डिवोशनल कंपोजिशन के लिए। जो कबीर थे, सूरदास थे, तुलसीदास थे, मीराबाई थी, गुरु नानक जी थे, इन जैसे जो आपके सेंट थे इस पर्टिकुलर टाइम पे, उन्होंने ब्रज भाषा यूज किया, किसी ने अवधी यूज किया, किसी ने पंजाबी यूज किया, गुरुमुखी गुरु नानक जी जैसे हैं, और बंगाली यूज किया कुछ लोगों ने। तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे उनका मैसेज कॉमन लोगों तक बहुत इजीली पहुंच जाता था और उनके साथ ये बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे। जो संस्कृत था उस टाइम पे, इट वाज अ लैंग्वेज ऑफ इलाइट लोगों के लिए लैंग्वेज था ये। पर्शियन जो था वो कोर्ट लैंग्वेज था मुगलों के टाइम का, अरेबिक इस्लामिक स्क्रिप्चर का लैंग्वेज था। तो इसीलिए इसका आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज द छलगनी एंड तुर्क ए छलगनी, A powerful group of Turkish noble was created by which सुल्तान? तो ये इल्तुतमिश जी ने बनाया था। समझते हैं क्यों। इल्तुतमिश जो थे वो बहुत दिमाग वाले थे। इल्तुतमिश ने एक स्ट्रॉन्ग और लॉयल सपोर्ट बेस की जरूरत को पहचान लिया था उस टाइम पे, और पहचानते हुए उन्होंने 40, जो ये दिखा है ना तुर्क के छलगनी, कॉर्प्स ऑफ 40, 40 टर्किश स्लेव नोबल्स का एक सेलेक्ट ग्रुप बनाया और एक बहुत पावरफुल काउंसिल ऑर्गेनाइज किया। मान के चलो ये क्या हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे इल्तुतमिश के टाइम पे, जिसे ये बोला करते थे तुर्क ए छलगनी या कॉर्प्स ऑफ 40 नाम से जाना जाता था। ये ग्रुप जो था इल्तुतमिश के डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत की पॉलिटिक्स में बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गया था, और अक्सर आपको पता होना चाहिए किंग मेकर का रोल प्ले किया करते थे ये बाद में तुर्क ए छलगनी। बलबन जो थे आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा, बलबन आपको समझना है, वाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग आई एम टेलिंग। घियासुद्दीन बलबन जो लिखा है, बलबन जो थे शुरू में इस ग्रुप के हिस्सा हुआ करते थे, बट बाद में सुल्तान बन गए और बनने पर उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इनके पावर को सप्रेस किया था, क्योंकि वो इसी का एक हिस्सा थे बलबन, और उनको पता था कि भैया यहीं से कुछ खेल हो सकता है। ऐबक वॉज द फाउंडर, ऐबक जो थे और रजिया सुल्तान थे, इनके इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करते थे ये दोनों के दोनों इन दोनों के टाइम पे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज अ कैटास्ट्रोफिक डिफीट फॉर मराठास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ प्राइमरी रीजन फॉर देयर डिफीट। तो ये पढ़िए आप पूरा का पूरा, मैं आंसर सीधा बता रहा हूँ, आंसर सी होगा आपका इसका। अब क्यों होगा आंसर सी, ये मेरा काम है बताना आपको, मैं ये बताता हूँ आप लोगों को। द बेसिक रीजन वाज, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा की डिफीट हो जाती है। इट वाज अ प्राइमरी रीजन कि इंडिया में अदर पावर की सपोर्ट की कमी थी, इसके वजह से मराठा आर्मी का ओवर एक्सपांशन नहीं हो पाया था, एक्सटेंशन नहीं हो पाया था। उसकी वजह से उन्होंने नॉर्थ इंडिया में क्रूशल अलायंसेस सिक्योर नहीं कर पाए थे वो सारे के सारे, जबकि उस टाइम पे अहमद शाह अब्दाली ने बहुत सक्सेसफुल अलायंस बना लिए थे। अब क्या होता है, इसीलिए ये क्या होता है, देयर वाज लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम इंडियन पावर एंड मराठा आर्मी ओवर एक्सटेंशन, इसीलिए वो हार जाते हैं। तो इसीलिए आपको समझना है ये आंसर को। नेक्स्ट इज द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ मेवाड़ इन राजपूताना वाज रिनाउंड फॉर इट्स
strong resistance against the Delhi Sultanate and the later Mughal. Its most iconic fort is, तो ये आंसर तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट होगा। छत्तीसगढ़ में चित्तौड़गढ़ फोर्ट किसको बोलते हैं बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो समझना क्या है हमको, क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ मेवाड़ इन राजपूताना वाज रिनॉन्ड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत। कौन सा वो आइकॉनिक फोर्ट है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट मेवाड़ की हिस्टोरिक कैपिटल, राजपूत वेलर, राजपूतों की हिम्मत और रेजिस्टेंस का एक सिंबल है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी और बहादुर शाह ऑफ गुजरात समेत वेरियस इन्वेडर्स जो मुगल के टाइम में आए थे, उन सबको रोका था इस महल ने, किले ने, ठीक है। रणथंबोर, जैसलमेर, मेहरगढ़ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो राजस्थान के सिग्निफिकेंट फोर्ट हैं, लेकिन वो अदर राजपूत स्टेट से एसोसिएटेड है, किंगडम ऑफ मेवाड़ से एसोसिएटेड नहीं है। मेवाड़ से पूछा है इसलिए चित्तौड़गढ़ आंसर था, डायरेक्टली आ सकते थे हम। नेक्स्ट इज द किंगडम ऑफ गॉड इन बंगाल, अ रिवाइवल टू हर्षवर्धना वाज रूल्ड बाय विच पावरफुल किंग। तो ये आपको मैंने बताया है काफी बार, शशांक वाज द रूलर। तो आपको पता होना चाहिए कि शशांक जो मॉडर्न डे बंगाल जिसको हम गौड़ बोला जाता था, उसके काफी पावरफुल किंग हुआ करते थे। हर्षवर्धना जो थे उनके ये काफी एडवाइजरी थे और उनके टाइम पे थे, इनसे लड़ाई होती रहती थी हर्षवर्धन से, और एक तो एक कॉन्टेम्परेरी थे हर्षवर्धन के ही टाइम पे। ही वॉज वो काफी स्टॉन्च एक शिव के फॉलोअर थे, शिव भगवान को काफी मानते थे, और बुद्धिस्ट अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, बुद्धिस्ट अकाउंट्स हम कहीं पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है उन्होंने फेमसली बुद्धिज्म का विरोध किया था, ठीक है। तो ही वॉज एन एंटी बुद्धिस्ट आप बोल सकते हो शशांक। और बोध गया में बोधि ट्री को भी इन्होंने ही कटवाया था। बोध गया में जिसके नीचे बैठ के बुद्धा ने अटेन किया था नॉलेज, उसको इस शशांक ने ही, गौड़ डायनेस्टी और बंगाल के ही है, उन्हें नहीं कटवाया था, ठीक है। देवगुप्ता, तो देवगुप्ता वॉज अ मालवा किंग, जो ग्रहवर्मन है आपके हर्षवर्धन के जीजा हुआ करते थे ये, तो ये आप छोड़ दो इसको। महेंद्र वर्मन पल्लव के किंग थे, साउथ में थे ये, ठीक है। नेक्स्ट वॉज इबन बतूता, गाना है इसके नाम पे। इबन बतूता द फेमस मोरक्कन ट्रेवल, पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ के थे, मोरक्कन थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ के थे ये। प्रोवाइड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत particularly during the reign of Muhammad bin Tughlaq. His observation are significant because they highlighted, पॉज करिए और आप आंसर लगाने की कोशिश करेंगे, आंसर आएगा बी। अब क्यों आएगा आंसर बी, मैं ये समझाता हूं आप लोगों को। इबन बतूता जो थे, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में कई साल काजी के रूप में सर्व किया था। काजी इज लाइक कि पंडित होते हैं ना, फिलोसफर, पूजा वूजा कराते हैं, वैसे इस्लामिक काजी होते हैं, ठीक है, जो पढ़ते वढ़ते हैं कुरान उरान ये सारी चीजों को। तो इन्होंने काफी दिनों तक, जो इबन बतूता थे मोरक्कन ट्रेवलर, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में काफी दिनों तक काजी के रूप में काम किया। दिल्ली सल्तनत के एक बहुत इनवैल्यूएबल आई विटनेस थे ये, और इन्होंने काफी चीजें लिखी, और इनके प्रोवाइडेड चीजों को आज भी हम पढ़ते हैं। उनके प्रोवाइडेड अगर ऑब्जर्वेशन की मैं बात करूं तो उनके प्रोवाइडेड ऑब्जर्वेशंस में हम देखते हैं वो पर्टिकुलरली हमको ये बताते हैं सल्तनत जो चलता था वो हाईली एफिशिएंट था उस टाइम पे पोस्टल सिस्टम, जिसमें हॉर्स पोस्ट को और उलुक और फुट पोस्ट को दवा के नाम से जाना जाता था। इन्होंने कहा कि पोस्ट वोस्ट पहुंचाने में काफी तेज थे दिल्ली सल्तनत के लोग। क्या बोलते हैं, अलग अलग वर्ड्स आप देख सकते हो। इन्होंने ये ऐसा भी लिखते हैं कि ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, और उन्होंने इसका एक्सटेंसिव डिस्क्रिप्शन भी दिया था, एक्सटेंसिवली डिस्क्राइब भी किया था ये सिस्टम, क्योंकि नेटवर्क था ना इसलिए इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इट इज अ मैच द फॉलोइंग। तो दीवान ए अर्ज क्या था, तो दीवान ए अर्ज वाज मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवान ए रिसालत क्या था, तो दीवान ए रिसालत वाज डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड एंडाउमेंट। इंशा जो था आपका क्या हुआ करता था, तो वो रॉयल कोरस्पॉन्डेंस थे, और जो बंदगन थे वो स्लेव्स हुआ करते थे। तो आंसर टेंड्स टू बी, तो बी इसका आंसर होता है। थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्यों कैसे होता है। तो दीवान ए अर्ज क्या था, दीवान ए अर्ज ये मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करते थे जो आर्मी का रिक्रूटमेंट, इक्विपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। बलबन ने इस दीवान ए अर्ज को स्टैब्लिश किया था उनके टाइम पे। दीवान ए रिसालत ये रिलीजियस अफेयर्स, एंडोमेंट और फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स था ये इनके टाइम पे। एम्बेसडर्स, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से डील करते थे ये। नेक्स्ट इज दीवान ए इंशा, तो ये आप बोल सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल्स था,
सभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन, रॉयल डिक्री का ड्राफ्टिंग और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना इनका काम हुआ करता था। देन इस दीवान ए बंदगंग, तो ये क्या थे, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स हुआ करता था। स्लेव्स मतलब स्पेसिफिकली फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे वास्ट नंबर ऑफ स्लेव्स को मैनेज करने के लिए इस डिपार्टमेंट को क्या क्रिएट किया गया था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट वी विल टॉक इज द मेडाइवल भक्ति वाला, सेंट वाला। तो देखिए क्वेश्चन है, द मेडाइवल भक्ति एंड सूफी मूवमेंट सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड इंडियन सोसाइटी बाय, तो इसमें आंसर आपको पॉज करके पढ़ेंगे तो आंसर निकल के आएगा बी। व्हाई द आंसर विल बी बी, तो आपको पता होना चाहिए भक्ति सेंट्स और सूफी मिस्टिक्स दोनों अक्सर एक रिजिड कास्ट डिसइंटीग्रेशन के खिलाफ प्रीच किया करते थे, कि मतलब ये कास्ट वास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब चीजें गलत हैं इंडियन सोसाइटी में, ये नहीं होना चाहिए। ये बोलते थे ह्यूमन जो है वो ब्रदरहुड, एक फ्रेटर्निटी से चलना चाहिए, उसको प्रमोट करते थे। सभी सोशल स्टेटा, कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी कास्ट से हो, उसको बोलते थे कि वो आप सब डिवोटी हैं, आप सबका स्वागत है। और एम्फेसाइज दिया जाता था कि डिवोशन या लव फॉर गॉड सोशल बैरियर्स के परे है, कोई भगवान का जो पूजा करना है वो कोई सोशल बैरियर हो ही नहीं सकता उसमें। तो आपको पता होना चाहिए ये जो भक्ति और सूफी मूवमेंट्स थे, इट लेड टू मोर एग्लिटेरियन मतलब इक्विलिटी वाली सोसाइटी और इंक्लूसिव सोशल ऑर्डर की बात करते थे। अब एक क्यों गलत हो गया, री इन्फोर्सिंग कास्ट गलत है ना भैया, दे ग्रेटली चैलेंज्ड इट, यहाँ री इन्फोर्स बोल रहे हो। कंप्लीट एरेडिकेशन ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, नहीं, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वाइल दे प्रमोटेड हार्मनी दे डिडंट इरेडिकेटेड इट, उन्होंने खत्म नहीं करवा दिया था इस चीज को, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट इज एनकरेजिंग पॉलिटिकल रिबेलियन अगेंस्ट द रूलिंग अथॉरिटीज, तो उनका प्राइमरीली फोकस स्पिरिचुअल था, पॉलिटिकल रिबेलियन नहीं था, ये भी आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नायक सिस्टम वाज अ डिस्टिंक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर ऑफ विजयनगर एम्पायर, व्हाट वाज इट्स प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, तो बी इज द आंसर, पॉज इट एंड गेट इट द आंसर। तो लेट अस डिस्कस। नायक जो हुआ करते थे, नायक सिस्टम एक तरह का आपको समझना है मिलिट्री फ्यूडलिज्म था, ठीक है, आपको ये पता होना। फ्यूडलिज्म इज लाइक क्या, एक राजा के अंदर बहुत छोटे छोटे और किंगडम थे, राजा थे, वो फ्यूडल हो जाते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स, उनको कुछ पावर दे दिए, वो अपना वहां रूल कर रहे हैं इन द नेम ऑफ द बिगर किंग। तो वो ये जो नायक हुआ करते थे, आप बोल सकते हो ये उसी टाइप का सिस्टम था, फ्यूडलिज्म टाइप का ही सिस्टम हुआ करता था। आपको समझना है कि एम्पायर को पर्टिकुलरली अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था, जिन्हें नायक्स वर द मिलिट्री चीफ्स या गवर्नर्स, वो रूल किया करते थे। इन्हें राया, किंग द्वारा, जो राया बोलते थे साउथ में, किंग द्वारा अमरम, जो अमरम मैंने क्या बताया था, टेरिटरीज, लैंड दिया गया था, और ये उसी को रूल किया करते थे। तो वो इन एरियाज से रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, और इसके बाद ये स्टिपुलेटेड ऑर्डर के जो लोग होते थे उनको पैसे दिया करते थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामानुजास फिलॉसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैत दैट इज क्वालिफाइड मोनोइज्म डिफर्ड फ्रॉम शंकराचार्य हैं, शंकराज अद्वैत दैट इज एब्सोल्यूट मोनोइज्म बाय एम्फेसाइजिंग। तो गेट द फोर क्वेश्चन का जो चारों ऑप्शन है पढ़िए एक बार और आंसर तक पहुंचिए। यू विल गेट द आंसर रॉन्ग और राइट, बट आंसर विल बी द आंसर सी, एंड व्हाई इट विल बी, वी विल डील विद दैट पर्टिकुलर थिंग। तो रामानुजा का जो, रामानुजाचार्य जी जो थे हमारे सेंट, उनका जो विशिष्ट एडवेट था, जिसको हम इंग्लिश में क्वालिफाइड मोनिज्म बोलते हैं, ये मानता था कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण मतलब गॉड, ही इज द सोल रियलिटी, लेकिन उनके एट्रीब्यूट्स हैं सब, ठीक है, ये बोलते थे ये। तो इनका क्या कहना था, इंडिविजुअल सोल मतलब जो आत्मा, जो जीवा है, और मटेरियल वर्ल्ड जो जगत है हमारा, वो रियल है, दोनों, आत्मा भी रियल है, जगत भी रियल है। और ब्राह्मण का बॉडी मतलब एक इंसान का बॉडी, दोनों के दोनों मिल के फॉर्म करते हैं, ये ब्राह्मण से इनसेपरेबल है। ब्राह्मण जब मैं बोल रहा हूं तो यहाँ ब्राह्मण वाला ब्राह्मण नहीं, गॉड है। तो इनका कहना था ये सब गॉड की पार्ट है और सब ये गॉड से इनसेपरेबल है, लेकिन इतने डिस्टिंक्ट हैं कि अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। हम सब भगवान के ही अंश हैं, मगर मेरा चेहरा, मेरा नाम आप जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, तो सब अपना इतना इंडिविजुअलिटी हम सब में है, भले ही भगवान के अंश हम सब एक ही हैं, बट थोड़ा सा इंडिविजुअलिटी है, सो दैट हम एक दूसरे को क्या बता सके कि इंडिविजुअल हैं। तो आपको ये समझना है, ये आपका बोलता है रामानुजाचार्य जी का बात, ठीक है, ये हो गया आपका। अब पहला वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका, द एब्सोल्यूट वननेस एंड नॉन ड्युअलिटी ऑफ ब्राह्मण एंड आत्मा वेयर द वर्ड इज माया, ये शंकराचार्य जी का एडवेट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज कंप्लीट ड्युअलिटी, ये माधवाचार्य जी के ड्वेट को फॉलो करता है। और लास्ट इज दैट लिबरेशन इज अचीव्ड ओनली थ्रू
सीवियर एस्टिक प्रॉपर्टी जो एसेटिक प्रैक्टिसेस, तो ये उनकी फिलोसफीज के डिफाइनिंग नहीं था, डिफरेंसेस नहीं थे, ये बहुत अलग चीज हो जा रहा है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट इज बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन अकबर्स फोर्सेज एंड विच राजपूत रूलर, तो ये मूवी भी बन रखी है, महाराणा प्रताप जी, ठीक है। तो ये समझते हैं हम लोग, बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस इन 1576 एडी, इसमें लड़ाई हो जाती है। उस टाइम पे मुगल एम्परर हुआ करते हैं अकबर, और उनके जनरल होते हैं मान सिंह वन ऑफ अंबर, ठीक है। तो मान सिंह जो होते हैं, इनके काफी आप लोगों ने देखा होगा, तो मान सिंह अकबर के क्लोजेस्ट एसेट में थे और उनके जनरल हुआ करते थे। और उसी टाइम मेवाड़ के महाराणा प्रताप के फोर्सेस के बीच में एक सिग्निफिकेंट कन्फ्रंटेशन हो जाता है। महाराणा प्रताप अपने बहुत फियर्स रेजिस्टेंस और मुगल अथॉरिटी को सबमिट करने से इनकार कर देते हैं, जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं, और वो जो राजपूत हैं उनकी ब्रेवरी का एक सिंबल भी है। राणा संघा क्यों है ऑप्शन में, बाबर से लड़े थे ये। राजा मान सिंह कौन थे, मुगल जनरल हुआ करते थे, अकबर की तरफ से लड़े थे। राव मालदेव कौन थे, मारवाड़ के रूलर हुआ करते थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवाजीज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस is evidenced by which of the following, so read all the options and get the correct answer after pausing it and you will reach towards the answer C. answer C क्यों है हम ये समझते हैं। answer C is his respect for holy man of all faith, employment of Muslim in his army and protection of mosque. which of the Shivaji's policy of religious tolerance is evidenced by which following, तो लोगों को लगेगा मुस्लिम लोगों की आर्मी को ये एम्प्लॉयमेंट नहीं करते रहे होंगे आर्मी में, तो ये गलत, इसीलिए मैंने ये दिया है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉस्क नहीं कर रहे होंगे क्योंकि लोगों को लगता है हिंद स्वराज की इन्होंने बात की थी, तो भैया उस टाइम बहुत अच्छे थे लोग सारे के सारे। तो शिवाजी को उनके रिलीजियस टॉलरेंस के लिए काफी वाइडली प्रेस किया जाता है आज भी, और पहले भी किया जाता था। ये इस बात से हमको एविडेंटली पता चलता है कि सभी फेथ के होली मैन को रेस्पेक्ट करते थे, वो सारे प्रीस्ट और जो अच्छे लोग थे। अपनी आर्मी में, एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने मुगलों को भी एम्प्लॉय कर रखा था, और मॉस्क और सूफी श्राइन्स को भी ये प्रोटेक्ट किया करते थे। उन्होंने उस टाइम पे फेमसली औरंगजेब के जिजिया टैक्स का विरोध किया था। जिजिया टैक्स वाज द टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम पीपल, तो इसका विरोध किया था उन्होंने, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35th one is the primary reason for Aurangzeb's long and costly military campaign in the Deccan was, D answer is to annex the Deccan Sultanate, Bijapur and Golconda and suppress the Maratha power. औरंगजेब के बारे में मैंने बार बार बोला है, औरंगजेब जो थे थोड़े ऑर्थोडॉक्स आदमी थे। औरंगजेब ने अपनी रेन को, जो उनका राज्य था, राजकाल था, उनके आखिरी 25 साल उनका कोई काम नहीं था। उनका काम था, डेक्कन में बैठ गए थे वो, और डेक्कन को बस बढ़ाते जा रहे थे। उनका था साउथ को बढ़ाओ, साउथ को बढ़ाओ, पूरा पैसा जेवरात पूरा झोंक दिए थे वो पूरा नीचे के लिए, ठीक है। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही बन गया था कि रिमेनिंग इंडिपेंडेंट डेक्कन सल्तनत जो थे, जो बीजापुर का डेक्कन सल्तनत था और गोलकुंडा जो इंडिपेंडेंट थे, उन दोनों को एनेक्स करना। और उन्होंने एनेक्स भी किया था, 1686 में बीजापुर को कर लिया था और गोलकुंडा को 1687 में। इनको एनेक्स करना इनका काम था। और इससे भी ज्यादा क्रूशल इनके टाइम पे इनका दिमाग में था कि मराठास जो थे उनकी काफी पूछ बढ़ रही थी, पावर बढ़ रही थी। तो मराठास की बढ़ती और जो दमदार पावर है उसको क्रश करना, तो ये दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए औरंगजेब के मेन फोकसेस में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर्स सुल ए कुल पॉलिसी एम्ड एट, तो सुल ए कुल जो था इनका पॉलिसी, इट वाज अ यूनिवर्सल पीस एंड रिलीजियस हार्मनी थ्रू टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। तो आपको समझना है कि सुल ए कुल इसका मतलब है पीस टू ऑल या एब्सोल्यूट पीस। एम्परर जो अकबर हुआ करते थे, एम्परर अकबर की रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था सुल ए कुल। सूफी जो लोग हुआ करते थे उनकी अपनी एक रैशनलिस्टिक आउटलुक था, और उससे इन्फ्लुएंस होकर इस पॉलिसी का एम जो अकबर ने लाया, उस पॉलिसी का एम था उनके इतने बड़े वास्ट एम्पायर में जो डाइवर्स रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनके बीच में एक यूनिवर्सल पीस क्रिएट किया जाए, शांति लाई जाए और एक रिलीजियस हार्मनी को बढ़ावा दिया जाए। उसी के लिए इन्होंने सुल और कुल को चालू किया था विद रेस्पेक्ट टू सूफीज को देख के। इसमें इन्होंने क्या किया था, इसने टॉलरेंस, म्यूचुअल रेस्पेक्ट को प्रमोट किया था और डिस्क्रिमिनेशन जो था उसको डिस्करेज किया था। जो जिजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स को एबॉलिशन करने से हमको देखने को भी मिलता है, इन्होंने इन दोनों को अबॉलिश भी किया था।
नेक्स्ट इज द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ डैश वॉज फाउंडेड बाई हरिहर एंड बुका, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन रेजिस्टिंग द एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक विजयनगरा। हरिहर और बुका का नाम जब भी आए, विजयनगरा एम्पायर की स्थापना या विजयनगरा एम्पायर को कौन स्टेब्लिश करता है, तो हरिहर और बुका दो भाई थे। इन्होंने तुंगभद्रा रिवर के सदर्न पार्ट पर विजयनगरा एम्पायर की स्थापना की थी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद बिन तुगलक इज नोन फॉर सेवरल कंट्रोवर्सीज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट हिज मेजर एक्सपेरिमेंट। तो मैंने बोला ना मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेरिमेंटर थे, तो एक ये बस नहीं था, दीवान मस्तक राज टू रिकवर लैंड एरियर, ये इनका क्या था, नहीं था। ठीक है, ये तीनों क्यों था इसको मैं समझाता हूं आपको, समझिए थोड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बोल्ड आदमी थे और ये ऑफन एक इल फेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जिसका कोई हश्र नहीं होता था, जबरदस्ती मन किया तो एक्सपेरिमेंट कर लेते थे। तो ऑप्शन ए बी सी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद, दौलताबाद जो देवगिरी है इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। दिल्ली बोले टहलने निकलो दौलताबाद, दौलताबाद जा पहुंचे, हफ्ता 15 दिन महीना भर रहे, देखे पानी वानी की दिक्कत, गर्मी वर्मी लग जाए, वापिस आ गए। फेल्ड एक्सपेरिमेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर एंड ब्रास टोकन करेंसी, अब इन्होंने दिमाग लगाया, सिल्वर के नाम पे ब्रास के करेंसी को उस फेस वैल्यू में ला दिया, लॉन्च कर दिया। लोग घर भर में बना ले रहे हैं ब्रास के सिक्के, तांबे के, तो ये भी फेल कर गया, करेंसी हो गई थी। एम्बिशियस बट फेल्ड मिलिट्री कैंपेन टू खुरसान एंड करच्चिल, तो ये गए थे अफगान लड़ने, आ गए थे वापस। लेकिन यहाँ पे जो दीवान मस्तक राज था, जो दीवान मस्तक राज क्या था, जो करप्ट ऑफिशियल से लैंड रेवेन्यू एरियर्स रिकवर करने के लिए बनाया गया था, एक डिपार्टमेंट था जो अलाउद्दीन खिलजी ने एस्टेब्लिश किया था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच मेडाइवल प्रोविंशियल किंगडम वाज रूल्ड बाय अहोम्स। अहोम्स याद रखिएगा असम से रिलेटेड थे। अहोम वाज द किंगडम ऑफ असम नोन फॉर देयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल एंड देयर यूनिक बुरंजी क्रॉनिकल्स। तो ये असम से रिलेटेड थे, मैंने पहले ही बता दिया, फिर से समझ लेते हैं। असम को अहोम किंगडम, जो अहोम किंगडम था उनके द्वारा रूल किया जाता था, जो कि ब्रह्मपुत्रा वैली में एक बहुत पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग किंगडम था उस टाइम पे। अहोम जो थे उन्होंने न्यूमरस मुगल इन्वेजन्स को सक्सेसफुली रोका था अपने असम तक एंटर करने के लिए। सेंचुरीज तक वो बहुत इंडिपेंडेंट रहे थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज 40th क्वेश्चन, जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, देन नेक्स्ट पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। द गुप्ता पीरियड सॉ एडवांसमेंट इन मेटलर्जी, which famous iron structure still standing today exemplifies their high metallurgic skill। तो आप कभी जाओगे कुतुब मीनार तो वहां आपको मेहरौली का आयरन पिलर देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा सा पिलर है। ये हमको दो शो करता है कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ये बहुत पावरफुल चीज था। तो क्या बोला मैंने, मेहरौली आयरन पिलर जो दिल्ली के कुतुब मीनार के पास में लोकेटेड है, अंदर ही लोकेटेड है उसमें, कुतुब मीनार के अपोजिट में, गुप्ता एरा का एक बहुत एडवांस्ड मेटलर्जिकल चीज है। क्यों, आज भी उसमें जंग नहीं लगा है, वो लोहे का है, और बोलते हैं जितना ऊंचाई पे है उससे 3 गुना नीचे वो डेप्थ पे गड़ा है, ना हिला, ना टस से मस हुआ, ना जंग लगा। तो ये हमको दिखाता है उस जमाने में भी गुप्ता लोग कितना अच्छा मेटलर्जी जानते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एक्सेप्शनली रस्ट रेजिस्टेंट कंपोजिशन के लिए रिनाउंड है। 1600 साल से भी ज्यादा समय तक एलिमेंट, बहुत आंधी पानी तूफान ज्यों त्यों उन सब के रहने के बावजूद इस पर मौजूदा टाइम पे चंद्रा का जो इंस्क्रिप्शन है चंद्रगुप्ता 2 का, वो एट्रीब्यूटेड है, वो आज भी लिखा हुआ है। कभी जाने का मौका मिले तो देखिएगा वहां पे। ठीक है, जो अशोका पिलर है ये मौर्यन पीरियड से एसोसिएटेड है। धमेक जो लिखा है, धमेक स्तूपा एट सारनाथ, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है वो। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, तो इसमें बाद के इस्लामिक एडिशंस हुए थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। So we will end today's class. We have dealt 40 questions today and very important question. In the next class, part 2 में we will complete this second test का series. ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं next class में. Till then, if you are having any doubt, you can come to our application और वहाँ भी देख सकते हो आप, जो students हैं उनको कोई doubt लग रहा है तो you can call me, DM me. We are there to help you for that. चलो, thank you for watching the classes guys.